हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित तिवारी और आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस को। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस की नीड हमें क्यों है, हम फंक्शंस कैसे बना सकते हैं एंड फंक्शन एक्चुअली काम कैसे करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आज का ये पूरा ट्यूटोरियल है। सो लेट्स स्टार्ट। Function is a group of statement that performs a particular and predefined task. Function basically आप बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रीडिफाइंड या पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब इसका क्या मतलब है या क्यों हमें नीड है? चलो एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करो। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी प्लेसेस पे एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक, बहुत सारी प्लेसेस पे एक बड़ा सा प्रोग्राम है और आपको बहुत सारी प्लेसेस पे स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? कुछ इस टाइप का आप कोड लिखोगे। ठीक, आपने स्क्वायर कैलकुलेट किया एंड आपने वो स्क्वायर प्रिंट कर दिया। अब इस तरीके से प्रोग्राम बनाने में दो मेन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पहला, कोड रिपीटिशन। आपका सेम कोड अगर आप देखें तो एक ही सेम कोड आपका बार बार रिपीट हो रहा है। बिल्कुल सेम कोड आपने अलग अलग जगह पे किया हुआ है और ये तो हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, यहां से 3 बार है और बड़ा भी हो सकता है। तो पहली प्रॉब्लम आपकी क्या है कि भाई आपका कोड रिपीट हो रहा है बार बार। दूसरा प्रॉब्लम आपको क्या है? कोड अपडेशन। अगर आपको सपोज इस प्रोग्राम में कोई अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल आपको अब स्क्वायर की जगह क्यूब कैलकुलेट करना है, तो आपको हर एक प्लेस पे ये अपडेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर आपने 3 बार वो चीज की हुई है तो आपको 3 प्लेसेस पे जाके वो कोड अपडेट करना पड़ेगा। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको इस तरीके से कोड करने में। इन दोनों मेन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये है कि हम फंक्शंस का यूज करें, हम एक फंक्शन बनाएं। फंक्शन की हेल्प से ये काम हम बहुत इजीली कर सकते हैं और ये जो दो मेन प्रॉब्लम्स हैं इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, जैसे ये जो हमारा कोड है, हम इस पर्टिकुलर टास्क, ये जो काम है स्क्वायर निकालने का, इसको परफॉर्म करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। लेट्स से नेम करो उसे आप, नेम्ड एज कैलकुलेट। हमने कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बनाया। अब जो भी काम आपको ये करना है, जैसे यहां पर आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये जो स्क्वायर कैलकुलेट करने वाला जो कोड है, जो लॉजिक है, ये हम कहां लिखेंगे? हमारे फंक्शन के अंदर लिखेंगे। सेम जो आपको काम कराना था वो आप कहां लिखेंगे? अब फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और जहां जहां से ये फंक्शन आपका, ये जहां जहां पहले आपने कोड लिखा हुआ था, यहां से आप अपने फंक्शन को क्या करोगे? कॉल करोगे। ठीक, तो एक जगह आप अपने फंक्शन को डिफाइन करोगे और जहां जहां आपको उसकी नीड होगी आप वहां से इस फंक्शन को कॉल करोगे। इससे क्या होगा? आपका जो कोड रिपीटेशन की प्रॉब्लम थी वो एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको अब कोड कहां करना पड़ रहा है? सिर्फ एक जगह और एक बार ही करना पड़ रहा है। भले ही इस कोड की आपको अपने प्रोग्राम में 10 जगह जरूरत हो या आपने 50 टाइम्स आपको इसे यूज करना हो, बट आपको कोड कितनी बार करना पड़ रहा है? सिर्फ एक बार करना पड़ रहा है। सेकेंड, आपका अब कोड को अपडेट करना या मैनेज करना ये बहुत ज्यादा इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके इस पर्टिकुलर जो आपने फंक्शन बनाया है, यहां पर कोई अपडेशन आया भी तो आपको सिर्फ कितनी जगह चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक जगह। यहां जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर की जगह आपको क्यूब निकालना है, तो आपको सिर्फ यहां पे एक जगह चेंज परफॉर्म करना पड़ेगा और जहां जहां से ये फंक्शन आपने यूज किया है, कॉल किया है, ये ऑटोमेटिकली वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स जो हमारी थी, इनका सोल्यूशन क्या है? फंक्शंस। हम खुद के फंक्शन बना सकते हैं ऐसे कामों को या ऐसे टास्क को करने के लिए जो आपको बार बार यूज करना है अपने प्रोग्राम में। अगर आपको एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन बार बार परफॉर्म करना है तो उसके लिए बेटर क्या है कि आप एक फंक्शन बनाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सारी फंक्शनैलिटी को मेन फंक्शन में कोड करने की जगह अगर हम अलग अलग फंक्शंस बनाएं तो सिस्टम के लिए भी हमारे प्रोग्राम को मैनेज करना बहुत इजी होता है। बेसिकली आपके जो फंक्शंस हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला टाइप या कैटेगरी होती है प्री डिफाइंड फंक्शंस की और दूसरी होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन की। प्री डिफाइंड फंक्शन, इन्हीं को आप लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हो और इसमें बेसिकली जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं जो लाइब्रेरी में हैं वो सारे इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक आपने जो फंक्शंस यूज किए हैं, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, गेट्स, clr, scr, या स्ट्रिंग के जो फंक्शंस आपने यूज किए हैं, str, len, एक्सेट्रा,
ये सारे के सारे किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शंस की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास में होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन की। ये प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाता है। यूजर यहां पर बेसिकली क्या है? प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम बना रहा है। ये हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर ऐसा लग रहा है कि यार ये काम बार बार रिपीट हमें करना है, इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, तो उस फंक्शन को किस कैटेगरी में डाला जाएगा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर जो फंक्शंस अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाए, उन फंक्शंस को आप बोलते हो यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट, या अगर नंबर्स को ऐड करने के लिए आप एक फंक्शन बनाओ ऐड, तो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे वो यूजर डिफाइंड कहलाएंगे। प्री डिफाइंड फंक्शन, या जिनको आप लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हो, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहां एज ऑफ नाउ बेसिकली हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में, कि अगर हमें खुद की नीड है फंक्शंस को बनाने की, तो हम कैसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक फंक्शन बना सकते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को अकम्प्लिश करेगा। जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे, हमको तीन ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमें फोकस करना है, या इसे हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं कि फंक्शन बनाते टाइम हमें तीन चीजों का पता होना चाहिए। फर्स्ट फैक्टर है वो है कि फंक्शन कौन से आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स ले रहा है। व्हाट आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर डज द फंक्शन टेक। सेकंड जो फैक्टर है वो है कि फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है, मतलब बेसिकली फंक्शन का काम क्या है, आप फंक्शन बना किस लिए रहे हो। एंड थर्ड, फंक्शन अपना काम, अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको रिटर्न क्या कर रहा है, व्हाट इट रिटर्न्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स वर्क। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है, या बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी फंक्शन है उसके ये तीन एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज एक यूजर है और इसे एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है। तो जो ट्रांजैक्शन का पूरा प्रोसेस है, हम मान के चलते हैं कि ये पूरा एक आपके पास फंक्शन है, मतलब ये ट्रांजैक्शन एक फंक्शन है जो कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज ये एक पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पर इसके अंदर पूरा जो भी ट्रांजैक्शन का कोड है वो लिखा होगा। अब ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले यूजर को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने होंगे, तभी आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगा, ट्रांजैक्शन रन होगा। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद में ये ट्रांजैक्शन फंक्शन बेसिकली आपको एक स्टेटस रिटर्न करेगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है या ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल है, इसके रिगार्डिंग। तो अगर हम यहां इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बात करें, तो ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हैं पैरामीटर्स आपके ट्रांजैक्शन फंक्शन के लिए। जो यहां पर ये ट्रांजैक्शन फंक्शन के अंदर जो आपने कोड किया हुआ है, ये बेसिकली क्या है, इसका टास्क है कि इसको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, और ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के बाद ये जो स्टेटस रिटर्न कर रहा है, ये इस ट्रांजैक्शन फंक्शन की क्या है, रिटर्न वैल्यू है। सेम इसी वे में जब हम कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो हम इन तीन मेन फैक्टर्स पे ध्यान देंगे। क्या हमारे फंक्शन को किन्हीं आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर की जरूरत है, हमारा जो फंक्शन है इसका मेन टास्क क्या है, हम अपने फंक्शन से क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, एंड थर्ड, टास्क कंप्लीट होने के बाद हमारा फंक्शन क्या वैल्यू या कौन सी वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करे। ये मेन फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं फंक्शन को डिफाइन करते टाइम। ओके, तो फंक्शन कॉलिंग को या फंक्शंस को हैंडल करने के लिए स्टैक का यूज किया जाता है प्रोग्राम के द्वारा। मतलब बेसिकली जितने भी आप फंक्शन कॉल करते हो, इनको स्टैक का यूज करके ही हैंडल किया जाता है। जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, तो बेसिकली एक स्टैक का पोर्शन, जिसको हम बेसिकली स्टैक फ्रेम बोलते हैं, ये एलोकेट किया जाता है फंक्शन को हैंडल करने के लिए, और यही पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फंक्शन को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए। स्टैक बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो लीफो टेक्निक पे काम करता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये स्टैक है। स्टैक में एंट्री एंड एग्जिट दोनों एक ही पॉइंट होता है। ये लीफो टेक्निक पे बेस्ड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स जो आइटम सबसे लास्ट में आप एंटर करेंगे, जो आइटम या जो एलिमेंट सबसे लास्ट में स्टैक में एंटर होता है, वही एलिमेंट सबसे पहले स्टैक से रिमूव भी किया जाता है। जैसे सपोज हमारे पास में तीन एलिमेंट्स हैं, लेट्स से ए बी एंड सी। अब अगर सबसे पहले हम ए को स्टैक में डालते हैं,
इसके बाद हम बी को स्टैक में पुट करते हैं एंड आफ्टर दैट हम सी को स्टैक में रखते हैं। तो यहां पर आपने स्टैक में ए बी एंड सी को फिलअप किया, सबसे पहले ए फिर बी एंड फिर सी। अब जब आप स्टैक से इस डेटा को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले कौन रिमूव होगा, जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है, दैट इज सी। तो सबसे पहले सी निकाला जाएगा, इसके बाद बी जो एलिमेंट है ये आपके स्टैक से बाहर होगा एंड लास्ट में जो सबसे पहले आपने इंसर्ट किया था दैट इज ए, ये स्टैक से बाहर आएगा। सेम इसी वे में हमारे फंक्शन कॉलिंग को भी हैंडल किया जाता है। आपका फंक्शन एक किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, प्रोग्राम का कंट्रोल उस फंक्शन पे जाता है, उसको रन करता है एंड वापस उसके बाद उसी फंक्शन पे आता है जहां से उसे कॉल किया गया था। चलिए इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ इस टाइप का एक कोड दिया हुआ है, मेन फंक्शन है, इसके अलावा हमारे पास में 3 और यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, लेट्स से फंक्शन ए, फंक्शन बी एंड फंक्शन सी। और हमने मेन के अंदर से फंक्शन ए को कॉल किया है, ए के अंदर से बी को कॉल किया है एंड बी के अंदर से सी फंक्शन को कॉल किया गया है। अब इन फंक्शंस की जो कॉलिंग है इसको हम स्टैक रिप्रेजेंटेशन में समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी कॉलिंग कैसे हैंडल की जाती है। सपोज ये स्टैक है, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल मेन पे आएगा तो मेन फंक्शन कॉल होगा, तो प्रोग्राम्स मेमोरी में दैट मींस स्टैक रिप्रेजेंटेशन में मेन फंक्शन को लोड किया जाएगा। अब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल मेन पे है, मेन एग्जीक्यूट हो रहा है। मेन फंक्शन के अंदर से जैसे ही एक सेकंड फंक्शन दैट इज फंक्शन ए की कॉलिंग होगी तो फंक्शन ए आपका मेमोरी में आएगा और स्टैक में बेसिकली जो फंक्शन ए है ये अब आपका मेमोरी में आ चुका है और आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है ये अभी ए पे है, दैट मींस अब फंक्शन ए को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही फंक्शन ए में से फंक्शन बी को कॉल किया जाएगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन बी पे आएगा और मेमोरी में फंक्शन बी को एलोकेट किया जाएगा। अब हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल बी फंक्शन पे है, दैट मींस हमारा फंक्शन भी अब एग्जीक्यूट हो रहा है। अब फंक्शन बी के अंदर से जब फंक्शन सी की कॉलिंग होगी तो फंक्शन सी को अब मेमोरी एलोकेट होगी और अब फंक्शन सी रन कर रहा है। फंक्शन सी जब अपना पूरा काम कंप्लीट जो भी आपने इसके अंदर कोड किया है ये पूरा रन हो जाएगा, तब उसके बाद सबसे पहले फंक्शन सी मेमोरी से वैनिश होगा और प्रोग्राम का कंट्रोल वापस कहां जाएगा, जहां से फंक्शन सी कॉल हुआ था, दैट मींस फंक्शन बी पे। ये देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल अब कहां आ गया है, फंक्शन बी पे आ गया है। अब जब फंक्शन बी का काम कंप्लीट होगा तो ये अब मेमोरी से वैनिश होगा और आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहां वापस जाएगा, जहां से आपका फंक्शन बी कॉल हुआ है, दैट मींस फंक्शन ए पे। फंक्शन ए जब अपना पूरा जो टास्क है वो अकम्प्लिश कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो ये अब मेमोरी से वैनिश होगा और आपके प्रोग्राम का कंट्रोल वापस कहां जाएगा, जहां से फंक्शन ए कॉल हुआ था, दैट मींस मेन फंक्शन पे। एंड वंस जैसे ही आपके मेन फंक्शन का कोड कंप्लीट होगा ये भी आपका मेमोरी से इरेज होगा और आप हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वे में स्टैक का यूज करके बेसिकली आपके फंक्शन कॉलिंग को हैंडल किया जाता है। हर एक फंक्शन कॉलिंग के लिए स्टैक फ्रेम एलोकेट किया जाता है और इस वे में आपके फंक्शन कॉलिंग हैंडल होती है। डिफाइनिंग अ फंक्शन, हम एक फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। फंक्शन का जो बेसिक प्रोटोटाइप है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें मेनली आपके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है रिटर्न टाइप, सबसे पहले रिटर्न टाइप आता है, इसके बाद आपके फंक्शन का नाम आता है, देन पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट लिस्ट आती है, देन ये जो यहाँ पे आपने करली ब्रेसेस के अंदर दिया है तो बेसिकली ये आपके फंक्शन का स्कोप है, जो फंक्शन का कोड या उसकी बॉडी बेसिकली फंक्शन क्या करने वाला है उस चीज को यहां पे आप रिटर्न टाइप क्या होता है, हर फंक्शन अपना काम कंप्लीट करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। वो रिटर्न वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, इंट, कैर, फ्लोट हो सकती है, और भी टाइप्स की हो सकती है, इवन वॉइड भी हो सकती है। जब आप वॉइड लिखते हो इसका मतलब क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि हमें इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए। तो रिटर्न टाइप हमेशा फंक्शन प्रोटोटाइप का या फंक्शन को डिफाइन करने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप तो होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फंक्शन को कुछ भी वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है तो आप सिंपली वॉइड यूज कर सकते हैं। सेकंड है आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर ये दोनों सेम चीज ही हैं। आप अपने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स को पास करते हैं, ये बेसिकली एक वे होता है जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन को कुछ काइंड ऑफ इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां पर आपका ये जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट आप बनाते हो, जो आर्ग्यूमेंट्स आप देते हो वो एक अकेला आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, 2 आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर नीड कि आपके फंक्शन से आप क्या कराना चाह रहे हैं
और आपको जितने भी आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है, इवन जिस टाइप के आर्ग्यूमेंट की भी जरूरत है, आप वहां पे पास कर सकते हैं। आप जब आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो आपको उसका प्रॉपर टाइप बताना है, उसका प्रॉपर एक ऑर्डर बताना है, उस तरीके से ये काम होगा। थर्ड आपके पास में आता है फंक्शन की बॉडी। तो बेसिकली जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहां पर आप अपने फंक्शन का कोड करते हो, आपको जो काम करना है वो आप यहां पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्राइम नंबर कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बनाना है, तो आपका जो प्राइम नंबर का लॉजिक है वो कहां आएगा, जहां पे आपने ये बॉडी वाला सेक्शन मार्क किया हुआ है अपने करली ब्रेसेस के अंदर। अगर आपको स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाना है, तो स्क्वायर कैलकुलेट करने का जो लॉजिक है वो यहाँ इस प्लेस पे आएगा। तो ये तीन मेन पार्ट होते हैं आपके फंक्शन के, आप इनको ध्यान में रख के किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल में यहां पर हम एक बहुत ही सिंपल फंक्शन बनाने वाले हैं, जिसे जब हम कॉल करेंगे तो ये हमें एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करके देगा। फॉर एग्जांपल, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें हे आई एम अ फंक्शन, ये सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करके देगा। तो चलिए इसे हम कैसे करेंगे। देखिए, फंक्शन डिफाइन करने का जो सिंपल वे होता है या जो फंक्शन सिग्नेचर होता है, वो तीन चीजों से मिलके बना होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। दैट इज, सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप, इसके बाद हमारे पास में आता है फंक्शन का नाम, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आते हैं आर्ग्यूमेंट। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें ना ही तो किसी रिटर्न टाइप की जरूरत है, तो हम यहाँ वॉइड यूज करेंगे। हमारे फंक्शन का नाम हम देते हैं लेट्स से प्रिंट मैसेज, एंड यहां पर हमें किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है, तो अभी हम यहां कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं। देखिए, हमें हमारे फंक्शन में कब रिटर्न टाइप की नीड है, कब हमें आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने हैं, कितने आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करने हैं, आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स हमारी नीड पे डिपेंड करते हैं कि हम फंक्शन किस लिए बना रहे हैं। एज ऑफ नाउ, जिस लिए मैं फंक्शन बना रहा हूं एक सिंपल मैसेज प्रिंट करने के लिए, मुझे यहाँ ना ही तो रिटर्न टाइप की कोई नीड लगी, तो मैंने नहीं लिया, ना ही मैं यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट मांग रहा हूँ। हाँ, हम इस फंक्शन की वर्किंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस इसके बना सकते हैं, जिसमें हम यूजर से हर बार एक मैसेज ले सकते हैं और उसको शो कर सकते हैं। इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ इसे इस तरीके से बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, लेट्स से प्रिंट एफ हे आई एम अ फंक्शन गुड टू सी यू। ये मैसेज हमें हमेशा प्रिंट होके मिलेगा जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया है जिसे हम जब भी रन करेंगे, कॉल करेंगे, तब तब हमें ये मैसेज प्रिंट होके मिलेगा। अब इसे आप यूज कैसे कर सकते हो, कॉल कैसे कर सकते हो, तो जैसे हमें इसे मेन फंक्शन में से कॉल करना है, तो यहां पर हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंट मैसेज एंड दैट्स इट। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें आउटपुट में एक मैसेज प्रिंट होकर मिलेगा, जो बेसिकली इस प्रिंट मैसेज वाले फंक्शन से हमें मिल रहा है। ये काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले आपका मेन फंक्शन कॉल होगा, मेन फंक्शन के अंदर से आपका प्रिंट मैसेज आपने कॉल किया हुआ है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल प्रिंट मैसेज पे जाएगा, एंड देन वो इसके अंदर का कोड, दैट इज ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने दी हुई है, इसको एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट में ये स्टेटमेंट प्रिंट होके मिलेगी। अब जैसे यहां पर हम चाहें तो हम इस पर्टिकुलर मैसेज को जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर सकते हैं। जैसे यहां हम इसे 4 टाइम्स अगर कॉल कर रहे हैं, तो अब हमें जो आउटपुट में 4 टाइम्स ये पर्टिकुलर मैसेज हमें प्रिंट होके मिलेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है जहां पर हमने बेसिकली एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया है। ये जो हमने यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया है, ये फंक्शन डेफिनेशन कहलाती है, और ये जो प्रिंट मैसेज, ये जो लाइन है, ये हमारी फंक्शन की कॉलिंग कहलाती है। तो ये बेसिकली फंक्शन कॉलिंग है, ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है। अब यहाँ पर अगर हम एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करें, सपोज ये जो फंक्शन है ये हम यहाँ ना डिफाइन करके मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन करते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब अगर आप इस पर्टिकुलर केस में इस कोड को रन करने की, इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको एरर आएगा। ऐसा इसलिए है बिकॉज आपने फंक्शन को कॉल किया है और डिफाइन इसे बाद में किया है। दैट मीन्स
आपने फंक्शन को डिफाइन करने के पहले फंक्शन को कॉल कर दिया है, तो ये अलाउड नहीं होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमेशा फंक्शन का ये ऑर्डर मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जहाँ पे आपने बहुत सारे फंक्शंस बनाए हो और वो सारे फंक्शंस एक दूसरे को इंटरचेंजेबली कहीं ना कहीं से कॉल कर रहे हो, तो ये ऑर्डर मैनेज करना इतना आसान नहीं है, इजी नहीं है, एंड हमें इसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम से, ये जो हमें एरर आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में, इसको हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन आप बेसिकली सबसे ऊपर, दैट मींस हेडर को, हेडर फाइल्स के बाद में आप फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन दे सकते हैं। बेसिकली ये फंक्शन का सिग्नेचर होता है, दैट मींस हमने यहां लिखा void print message और इसे हमने टर्मिनेट किया एक सेमीकोलन से। अब बेसिकली ये जो आपने ऊपर एक डिक्लेरेशन दिया है, प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है फंक्शन का, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि आपने प्रिंट मैसेज नाम का एक फंक्शन नीचे कोड में कहीं ना कहीं डिफाइन किया हुआ है। तो कंपाइलर इसे अब एरर मार्क नहीं करेगा जब आप फंक्शन की डेफिनेशन से पहले फंक्शन को कॉल करोगे। तो बेसिकली ये जो है ये कहलाता है फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये जो चीज है ये बेसिकली आपके फंक्शन का कोड है, उसकी डेफिनेशन है, दैट मींस ये है फंक्शन डेफिनेशन। और यहाँ पर जो मेन फंक्शन में से जहां से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ये है फंक्शन कॉलिंग। तो आई होप आपको फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है एंड फंक्शन प्रोटोटाइप एज वेल एज फंक्शन प्रोटोटाइप की जो नीड है वो समझ आई होगी। चलिए एक एग्जांपल और हम यहां बना के देखते हैं फंक्शंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सपोज हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, दैट इज क्रिएट अ फंक्शन नेम्ड एज ऐड दैट टेक्स टू इंटीजर्स एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न इट्स सम। दैट मीन्स हमें एक फंक्शन बनाना है ऐड नाम का, जो दो इंटीजर नंबर्स को, इंटीजर वैल्यूज को एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न करेगा उनका सम। इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है उसमें ये मेंशन है कि हमारे प्रोग्राम में जो फंक्शन है उसका नाम होगा ऐड। वो दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा और उन दोनों इंटीजर वैल्यूज का सम रिटर्न करेगा। तो बेसिकली हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंट, फंक्शन का नाम है ऐड एंड ये दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले रहा है, लेट्स से इंट n1 एंड n2। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर हमें सम परफॉर्म करना है, तो लेट्स से हम यहाँ एक वेरिएबल बना सकते हैं इंट सम और हम लिख सकते हैं n1 प्लस n2। इससे बेसिकली n1 एंड n2 की वैल्यू का सम हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें जो सम है इसे रिटर्न करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे रिटर्न सम। अब ये फंक्शन बेसिकली जब आप इसे कॉल करेंगे तो ये दो इंटीजर वैल्यूज लेगा और उनका सम रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर हम मेन फंक्शन में कोड करते हैं। सपोज सबसे पहले हम यहां दो वेरिएबल्स बनाते हैं, लेट्स से इंट n1 एंड n2। यूजर से इन दोनों लेट्स से n1 एंड n2 के लिए हम वैल्यूज लेते हैं, एंटर टू नंबर्स एंड विद द हेल्प ऑफ scanf फंक्शन हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो हमने यहाँ लिया %d m%n1 एंड m%n2, दोनों नंबर हमारे पास आ गए। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एज ऑफ नाउ एक वेरिएबल बना रहे हैं आंसर, जिसमें बेसिकली जो ऐड फंक्शन हमारा हमें सम रिटर्न करेगा, हम इसे स्टोर करेंगे। ओके, अब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू ऐड n1 n2। ये फंक्शन यहां से कॉल हो रहा है और बेसिकली ये n1 एंड n2 का जो सम होगा ये आपको रिटर्न करेगा, जो बेसिकली हम आंसर में स्टोर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम अब इसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे, दैट इज एडिशन इज %d एंड आंसर एंड दैट्स इट। ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम है जो रन होने पे बेसिकली आपको दो नंबर्स का सम देगा जो यूजर ने एंटर किए हैं। जैसे हम इसे रन करते हैं तो ये हमें सबसे पहले टू नंबर्स के लिए बोल रहा है, हमने टू नंबर्स एंटर किए और ये हमें इनका एडिशन शो कर रहा है।
तो बेसिकली यहाँ पर ये काम आप फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं। हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड नाम का और इसे कॉल करके बेसिकली हम यहाँ पे सम परफॉर्म कर रहे हैं। ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, किस वे में ये चल रहा है? सबसे पहले आपका प्रोग्राम मेन फंक्शन से रन होना स्टार्ट होगा। इसके बाद हमारे प्रोग्राम्स मेमोरी में बेसिकली वेरिएबल्स बनेंगे n1 n2 एंड आंसर। यूजर को एक मैसेज शो होगा एंटर टू नंबर्स। यूजर हमें दो नंबर्स एंटर करके देगा, लेट्स से n1 एंड n2, सपोज 10 एंड 20। आफ्टर दैट हमारा यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो जंप करेगा ऐड फंक्शन पे। अब ऐड फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट की जाएगी। यहाँ पर वेरिएबल्स बनेंगे, n1 की वैल्यू 10 है, n2 की वैल्यू 20 है। अब सम कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज n1 प्लस n2, इसका आंसर आएगा 30, जो सम नाम के वेरिएबल में स्टोर है। देन रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू ये वैल्यू कहां पे वापस भेज दी जाएगी, जहां से ये फंक्शन बेसिकली कॉल हुआ है। दैट मींस इस पर्टिकुलर प्लेस पे जहां से हमने फंक्शन कॉल किया है, यहां पर आएगा 30, जो स्टोर होगा अब आंसर वेरिएबल में। एंड देन हम इसे लास्ट में प्रिंट कर देंगे, दैट इज एडिशन इज 30। तो इस तरीके से हमारा ये जो फंक्शन है ये काम करेगा। इस फंक्शन को हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें इस सम वेरिएबल की कोई नीड नहीं है, हम चाहें तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज रिटर्न n1 प्लस n2। हम इस तरीके का स्टेटमेंट यहाँ दे सकते हैं। सिमिलरली यहाँ मेन में हमें आंसर वेरिएबल की कोई नीड नहीं है, हम आंसर वेरिएबल को एलिमिनेट करके इस फंक्शन कॉलिंग को डायरेक्टली प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं ऐड n1 n2। तो ये प्रोग्राम इस वे में जब हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट में कोई फर्क नहीं होगा, बट बेसिकली हमने इसे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज या ऑप्टिमाइज कर लिया है। यहाँ पर एडिशनल वेरिएबल्स हमने यूज नहीं किए हैं, तो इस तरीके से भी इसे किया जा सकता है। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। डिफरेंट वेज टू डिफाइन अ फंक्शन। हम फंक्शन को बहुत सारे वेज में बना सकते हैं। बेसिकली ये अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, ये फंक्शन में हमें कब किस चीज की जरूरत है, कब हमें पैरामीटर्स की जरूरत है तो हम पैरामीटर्स के साथ फंक्शन बनाएंगे, या कभी अगर हमें रिटर्न टाइप की नीड नहीं है तो हम रिटर्न टाइप नहीं कराएंगे, वॉइड लगाएंगे बेसिकली। तो इन सिनेरियोस के बेसिस पे हम फंक्शंस को अलग अलग वेज से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वे क्या है, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब आप जो फंक्शन बना रहे हैं ना ही तो वो कोई आर्ग्यूमेंट ले और ना ही उसका कोई रिटर्न टाइप हो, वो सिर्फ अपना खुद में एक कोई काम करे, ना ही उसे एडिशनल किसी आर्ग्यूमेंट की जरूरत हो और ना ही वो अपना काम करने के बाद कुछ रिटर्न करे। ये बिल्कुल अलाउड है, ऐसा हो सकता है कुछ इस तरीके का। यहां पर भी वॉइड है, रिटर्न टाइप की प्लेस पे वॉइड है, मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। ये fun आपके फंक्शन का नाम है। और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर जहां पैरामीटर लिस्ट आती है, यहां पर भी आपने क्या लिखा हुआ है, वॉइड। मतलब आप कोई भी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर नहीं ले रहे हो। तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट। दूसरी कैटेगरी इसमें हो सकती है फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब आपका फंक्शन काम करने के बाद कुछ वैल्यू तो रिटर्न करेगा, लेकिन वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। ये भी बिल्कुल अलाउड है। अगर आपको ऐसे फंक्शन की नीड है जहां पर आर्ग्यूमेंट लेने की आपको जरूरत नहीं लग रही, लेकिन कुछ वैल्यू रिटर्न करानी है, तो आप ऐसा करा सकते हैं। कैसे बनेगा इस टाइप का फंक्शन, जैसे कि ये बना हुआ है इंट fun एंड आपके पैरेंथेसिस के अंदर है void। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि रिटर्न टाइप इसका है int, मतलब आपका ये फंक्शन काम करने के बाद में एक इंटीजर नंबर को रिटर्न करेगा, लेकिन ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, void। थर्ड वे इसी में क्या है, थर्ड कैटेगरी क्या है डिफाइन करने की, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट। मतलब आप इस तरीके का फंक्शन बनाएं जिसका कोई रिटर्न टाइप तो ना हो, बट वो कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे, रिटर्न टाइप पे void है, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे प्रॉपरली दो आर्ग्यूमेंट्स, दो इंटीजर पास किए गए हैं। तो ये एक वैलिड वे है, ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेगा लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। एंड फोर्थ जो इसका वे है वो है फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड हैव आर्ग्यूमेंट्स। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप भी हो और जो आर्ग्यूमेंट भी लेता हो, जैसे ये यहां पर इसका रिटर्न टाइप है int और ये एक आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है जो कि है इंटीजर टाइप का।
ओके, तो यहां पर हमें एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाना है जो बेसिकली एक नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा और उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करेगा। तो यहां पर हम कैसे इस फंक्शन को बनाएंगे, हम लिखेंगे इंट फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल हमारे फंक्शन का नाम है और ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा, लेट्स से इंट n। अब यहां पर हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है, लेट्स से इंट i, एंड एक वेरिएबल हम लेंगे फैक्ट इज इक्वल टू 1। ये फैक्ट जो वेरिएबल है बेसिकली हम इसमें हमारे नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे, एंड i जो है ये हम लूप लगाने के लिए या लूप को यूज करने के लिए इसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ कोट करेंगे दैट इज फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i plus plus, and then fact is equal to fact into i। ये जो हमारा लॉजिक है ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और फैक्टोरियल स्टोर होगा फैक्ट नाम के वेरिएबल में। दैट मीन्स अब हम यहां से रिटर्न करेंगे रिटर्न फैक्ट, तो ये गिवन नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। यहां हमने जो लॉजिक यूज किया है बिल्कुल सिंपल है। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, अगर 5 का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है दैट मीन्स हम 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करेंगे और इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। तो बेसिकली यहाँ ये जो हमने लूप यूज किया हुआ है ये यही काम कर रहा है, ये लूप 1 to n रन कर रहा है। जैसे सपोज n की वैल्यू है 5 तो ये 1 से लेके 5 तक के लिए रन करेगा एंड 5 टाइम ये स्टेटमेंट यूज होगी। यहां पर हमने फैक्ट को 1 से इनिशियलाइज किया है, दैट मींस जब फर्स्ट टाइम इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपके फैक्ट वेरिएबल में कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होगी। पहले i की वैल्यू 1 है तो ये 1 होगी, अगली बार फिर 1 into 2 मल्टीप्लाई होगा, देन 2 into 3 मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन। जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ेगी ये बेसिकली 1 to n सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके फैक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगी एंड देन हम फैक्ट जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो इसे हम मेन से कैसे कॉल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से n, यूजर से एक नंबर लेते हैं, लेट्स से एंटर अ नंबर, स्कैनफ की हेल्प से हम ये नंबर लेंगे, तो हम देंगे यहाँ पे %d m%n। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम डायरेक्ट इसे कॉल कर सकते हैं, लेट्स से printf, हम यहां मैसेज देंगे फैक्टोरियल इज %d एंड यहां पे हम फंक्शन कॉल करेंगे दैट इज फैक्टोरियल n एंड दैट्स इट। ये हमारा फंक्शन की कॉलिंग है, ये हमारा एक फैक्टोरियल फंक्शन है जिसको हमने मेन फंक्शन में से कॉल किया है जो हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमसे एक नंबर इनपुट देने के लिए बोलेगा। अगर हमने एक नंबर दिया 5 तो ये हमें उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा दैट इज 120। अगर हम इसे फिर रन करते हैं, हम 8 एंटर करते हैं तो ये हमें 8 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा दैट इज 40,320। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो फॉर्मल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जो बेसिकली हम फंक्शन की डेफिनेशन में यूज करते हैं। जो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। एंड ऑन द अदर हैंड जो पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट हम यूज करते हैं फंक्शन कॉलिंग में उनको कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर्स। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास में एक फंक्शन है सम नाम का और एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर से हमने सम फंक्शन को कॉल किया है। तो यहां पर जो ये पैरामीटर्स हैं या जो आर्ग्यूमेंट हैं इंट ए एंड इंट बी, ये ए एंड बी, ये हमने फंक्शन डेफिनेशन में यूज किए हैं। तो ये हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स।
ऑन दी अदर हैंड जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यहां पर हम इसे x एंड y से कॉल कर रहे हैं, तो ये x एंड y कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर। मतलब बेसिकली जो हम फंक्शन कॉलिंग में पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और जो फंक्शन डेफिनेशन में यूज हो रहे हैं उनको कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन में पैरामीटर पासिंग के जो दोनों अप्रोचेस हैं उनको, दैट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस। ओके, सो फर्स्ट अप्रोच होता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू या इसे हम पास बाय वैल्यू भी कहते हैं। जब किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास बाय वैल्यू होते हैं तब आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू की एक कॉपी फंक्शन में पास की जाती है, एंड अगर फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज में कोई चेंज होता है तो वो चेंज आर्ग्यूमेंट की ओरिजिनल वैल्यूज को अफेक्ट नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेकेंड जो अप्रोच है हमारा, दैट इज कॉल बाय एड्रेस, इसकी हम बात करें तो जब भी हम कॉल बाय एड्रेस या पास बाय एड्रेस अप्रोच का यूज करके फंक्शंस में पैरामीटर पास करते हैं तो हम बेसिकली हमारे जो आर्ग्यूमेंट है या जो वेरिएबल्स हैं उनका एड्रेस पास करते हैं। जैसे कि यहाँ हम इनका सिंटेक्स देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपने फंक्शन में जो पैरामीटर्स भेजे हैं यहाँ पे बेसिकली आपने उनका एड्रेस पास किया है, m%x एंड m%y। तो बेसिकली जब पास बाय एड्रेस किया जाता है तो यहाँ पर आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का एड्रेस पास किया जाता है, और अगर आपके फंक्शन में कोई भी चेंज परफॉर्म किया जाता है या कोई कैलकुलेशन परफॉर्म किया जाता है तो ये चेंज या कैलकुलेशन ओरिजिनल वैल्यूज में भी दिखता है, जो आपके आर्ग्यूमेंट हैं ये उनमें भी रिफ्लेक्ट होगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमारे पास सपोज ये एक प्रोग्राम है जहां पर एक फंक्शन है और हम उस फंक्शन को मेन में से कॉल कर रहे हैं विद सम आर्ग्यूमेंट्स। तो देखते हैं कैसे काम करेगा। मेन फंक्शन से हमारा कोड रन होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले जब इस लाइन पे कंट्रोल आएगा तो मेन फंक्शन के मेमोरी में दो वेरिएबल्स बनेंगे, दैट इज x, इसकी वैल्यू है 10 एंड y इज इक्वल टू 20। अब इसके बाद हम यहां से हमारे fun फंक्शन को कॉल करेंगे, फन फंक्शन को कॉल करेंगे, और हम यहां पर दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, दैट इज x एंड m%y। ये जो x है बेसिकली ये आपका कॉल बाय वैल्यू है, और बिकॉज हम यहाँ पे m%y भेज रहे हैं दैट मीन्स ये डेफिनेटली कॉल बाय एड्रेस है। बिकॉज हम यहां से एक एड्रेस पास कर रहे हैं, कॉल बाय एड्रेस के वे में पासिंग की जा रही है, दैट इज वाई आपके फंक्शन डेफिनेशन में आप एक प्रॉपर पॉइंटर बनाएंगे जिससे कि आप इस पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर कर सकें। तो x आपका कॉल बाय वैल्यू है एंड जो y है वो आपका कॉल बाय एड्रेस है। अब हमारा जब ये फंक्शन को हमने कॉल किया है तो बेसिकली फंक्शन की मेमोरी सेक्शन में दो वेरिएबल्स बनेंगे, एक होगा a और एक होगा पॉइंटर b। अब बिकॉज x जो है वो कॉल बाय वैल्यू है, दैट मींस x की जो वैल्यू है इसकी एक कॉपी a में सेंड की जाएगी, एंड ऑन द अदर हैंड y कॉल बाय एड्रेस है, दैट मींस y का जो एड्रेस है ये भेजा जाएगा पॉइंटर b में। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज a इज इक्वल टू a प्लस 2, दैट मींस a की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 2 तो ये 12 चेंज हो जाएगा। यहां पर जैसा कि हम देख सकते हैं जो चेंज परफॉर्म हुआ है वो a में हुआ है, x में नहीं हुआ है, बिकॉज x का जो डेटा था इसकी एक कॉपी हमने a में सेंड की थी। x का कोई यहां पे लेना देना नहीं है, x में कोई भी चेंज परफॉर्म नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड जब ये सेकेंड स्टेटमेंट रन होगी, पॉइंटर b एस्ट्रिक b इज इक्वल टू एस्ट्रिक b प्लस 2, तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं कि पॉइंटर b जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, जिस भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू में आपको 2 ऐड करना है। यहां पर पॉइंटर b में जो एड्रेस है वो है y वेरिएबल का, तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं किसकी, इस वेरिएबल की। तो जो चेंज परफॉर्म होगा, ये जो 2 का एडिशन होगा ये कहां पे होगा, y में होगा। तो यहाँ पे y का जो डेटा है वो यहाँ पे चेंज होगा और अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 से इंक्रीज होके 22। तो इस वे में आपका ये काम होगा। बिकॉज x कॉल बाय वैल्यू था तो आपने x का जो डेटा था उसकी एक कॉपी सेंड करी, तो यहाँ पे 10 आया। अब अगर कोई चेंज परफॉर्म हुआ भी है तो उसका x में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑन दी अदर हैंड बिकॉज आपने कॉल बाय एड्रेस से y को भेजा हुआ था, y का एड्रेस भेजा हुआ था, तो जो भी चेंज यहाँ पे फंक्शन में परफॉर्म हो रहे हैं ये आपको रिफ्लेक्ट होंगे आपके ओरिजिनल वेरिएबल में भी, ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट में भी।
तो यहाँ पर जब इसके बाद ये लाइन प्रिंट होगी printf, तो ये आपको x की वैल्यू 10 प्रिंट करके देगा एंड y की वैल्यू ये आपको प्रिंट करके देगा 22। इट जस्ट बिकॉज कि आपने x कॉल बाय वैल्यू से पास किया हुआ है और जो y है वो बेसिकली कॉल बाय एड्रेस के वे में या कॉल बाय एड्रेस के अप्रोच में पास हुआ है। दैट इज वाई यहाँ पर आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसको लेके सिर्फ एक यही की पॉइंट है कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय एड्रेस में कि जब भी आप कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो एक कॉपी डेटा की सेंड की जाती है और अगर फंक्शन में कोई चेंज परफॉर्म हो रहा है तो वो ओरिजिनल डेटा में इफेक्ट नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कॉल बाय एड्रेस करते हैं तो एड्रेस पास किया जाता है, वेरिएबल का एड्रेस आप बेसिकली फंक्शन में एज पैरामीटर पास करेंगे और कोई भी चेंज जो फंक्शन में होगा वो आपको आपके ओरिजिनल वेरिएबल में भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग, मेन फंक्शन यूजर डिफाइन होता है या प्री डिफाइंड होता है? तो मेन फंक्शन आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है विथ अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट। यूजर डिफाइंड क्यों? बिकॉज मेन फंक्शन में कोड हम करते हैं, यूजर अपने अकॉर्डिंग जो प्रोग्रामर है वो मेन फंक्शन को कोड करता है। दैट्स व्हाई मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी को बिलोंग करता है। बट ऑन दी अदर हैंड कंपाइलर को या सिस्टम को पहले से इस फंक्शन का नॉलेज होता है कि आपके प्रोग्राम में, आपके कोड में कहीं ना कहीं एक मेन फंक्शन होगा। दैट इज वाई इसका जो फॉर्मेट होता है या जो इसका टेम्पलेट होता है उसकी इंफॉर्मेशन पहले से कंपाइलर के पास होती है। दैट इज वाई मेन फंक्शन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट, इसकी इंफॉर्मेशन पहले से कंपाइलर के पास होती है बट इसमें कोड हम करते हैं। मेन फंक्शन के रिगार्डिंग एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सी प्रोग्राम में कितने भी आप फंक्शंस बना सकते हैं बट एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट, क्या हम एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? कैन वी डिफाइन अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन? इसका आंसर है नो, ऐसा अलाउड नहीं है। हम कुछ इस टाइप का प्रोग्राम नहीं बना सकते जहां एक फंक्शन के अंदर हमने पूरा के पूरा दूसरा फंक्शन कोड कर दिया है, ये अलाउड नहीं है। ओके, ऐसा इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज सी एक ट्रूली ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज नहीं है। दैट्स वाई इसलिए ये इस टाइप का नेस्टिंग ऑफ फंक्शन या फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन का कंसेप्ट सपोर्ट नहीं करती है। हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बना नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, हम फंक्शन के अंदर से, एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल जरूर कर सकते हैं। तो कॉलिंग अलाउड है, आप फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बट एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, in C, if a function signature does not specify any argument, it means that function can be called with any number of argument or even without any argument। कहने का मतलब, अगर C में आपने एक फंक्शन बनाया है जिसमें आपने कोई भी पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट नहीं भेजे हैं, इस केस में आपका वो फंक्शन किसी भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से कॉल किया जा सकता है या इवन बिना किसी आर्ग्यूमेंट के भी कॉल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास, हम यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं void fun और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस में कुछ भी पास नहीं किया है, ना ही तो यहाँ कोई पैरामीटर है और ना ही हमने यहाँ void लिखा है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम मेन फंक्शन से इसे कॉल करते हैं विथ 2 पैरामीटर्स, तो ये कोड आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजिली कंपाइल हो जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। आप फंक्शन को एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से कॉल कर सकते हो। नो डाउट इसका कोई सेंस नहीं बनेगा बिकॉज ऑब्वियस सी बात है फंक्शन में कोई पैरामीटर्स नहीं है इनको हैंडल करने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। बट आप ऐसा कॉल कर सकते हो। जब आप इस तरीके से कॉल करेंगे तो आपको कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। आपको यहां पर अगर void लिखा है, बेसिकली आपने फंक्शन डेफिनेशन में void यूज किया है, तब ये अलाउड नहीं होगा। तब सिंपल सा मीन्स है कि आपका फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट कॉल होगा। लेकिन अगर आप एम्प्टी छोड़ देते हैं, उस केस में इसे किसी भी नंबर ऑफ, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से हम इन्हें कॉल कर सकते हैं। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली ये है कि C++ में ये चीज अलाउड नहीं होती। C++ में आपने एम्प्टी ब्रेसेस दिए हो या आपने यहाँ पर void लिखा हो, दोनों सेम चीज को डिनोट करते हैं। दैट मींस आपका फंक्शन बिना किसी आर्ग्यूमेंट के ही कॉल होगा। बट सी में ये चीज डिफरेंट है। अगर आप फंक्शन डेफिनेशन में जो बेसिकली आपके आर्ग्यूमेंट है, यहां पर अगर आप void लेते हैं, दैट मींस आपका फंक्शन बिना किसी आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर के कॉल होगा।
ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं फंक्शन सिग्नेचर में, कोई भी आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं करते हैं, दैट मीन्स आपका फंक्शन एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से कॉल किया जा सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल गाइज। आई होप आपको फंक्शन और फंक्शन की वर्किंग समझ आई होगी। अगर आपको फंक्शन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या ईमेल के थ्रू मुझसे अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं। वन मोर थिंग गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।